हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमारे अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फास्ट ट्रैक चालू करा है उसमें काफी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार मैं आपको एक लिस्ट देना चाहूंगा कि कौन से चैप्टर आज की क्लास के बाद रह गए हैं, मतलब इससे जो पहले क्लास हुई थी उसके बाद कितने चैप्टर अभी हमारे और पेंडिंग है जो हमें करने हैं। आइए एक बार लिस्ट लिखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा जो रह गया है वो रह गया है इंश्योरेंस क्लेम। दूसरा रह गया है हायर परचेज। तीसरा रह गया आपके पास लीज अकाउंटिंग। चौथा रह गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी। और पांचवा रह गया है ब्रांच और डिपार्टमेंट। मैं इस महीने ये पांचों चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। इस महीने के एंड तक मेरा टारगेट है कि इन 5 चैप्टर को कंप्लीट करा देना। सर पार्टनरशिप कहाँ गया? देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप की क्लास का अभी मैं आपको एश्योरेंस नहीं दूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पार्टनरशिप की पूरी क्लास मैं अपलोड कर चुका हूं पहले ही यूट्यूब पर। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी होगी तो वो रिवीजन के लिए आ रहे होंगे कि यार रिवीजन में देख लेंगे। बट अभी मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि रिवीजन होगी होगी। हाँ, जून 2024 वालों के लिए तो मुश्किल है पार्टनरशिप का रिवीजन। पर जून 24 के अलावा दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25 ऑनवर्ड जब तक ये सिलेबस चलता है उसका उनका तो मैं रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि उनमें समय अभी काफी है। पर जून में इतना समय अभी मेरे पास नहीं है, मुझे और सब्जेक्ट भी रिवीजन करने हैं। आपको पता है ओएमएसएम भी चल रहा है, उसका भी करना है। तो पार्टनरशिप का आप, मैंने ऑलरेडी सारी क्लास डाली हुई है तो आप वहां से एक बार कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो आइए देखिए, हमारे पास ये 5 चैप्टर रह गए देखा जाए तो। इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, लीज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और डिपार्टमेंटल, ब्रांच और डिपार्टमेंट। इंश्योरेंस क्लेम में आपकी 3 से 4 क्लास लग सकती है, हायर परचेज में भी 3 से 4 क्लास लग सकती है, लीज अकाउंटिंग में आपकी 2 क्लास लगेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखिए जो थ्योरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे AS1 वो नहीं कराने वाला मैं, वो थ्योरेटिकल है। जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल आ रहा है वो मैं आपको कराऊंगा। तो अगर वो 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो एक एक क्लास में एक कवर हो जाएगा। और ब्रांच एंड डिपार्टमेंट में देखिए, ब्रांच के अंदर 3 से 4 क्लास ले लो, डिपार्टमेंट में 2 क्लास ले लो, तो 5 क्लास में इसका रिविजन हो जाएगा। 3, 6, 7, 8, 12 और आपके पास 12 और 15, 16, 17 आपके पास के लगभग क्लास लगेगी। 15-17 के बीच में ये अप्रोक्स क्लास है। हो सकता है ये कम हो जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए, राइट। तो ये हमारे पास पूरा शेड्यूल है जो हमें आगे जाकर करना है। अगर कोई स्टूडेंट हमारी पेड क्लास लेना चाहता है तो हमारी पेड क्लास भी ले सकता है। अगर सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चाहिए तो 2500 रुपए की है। सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग की चाहिए सेम 2500 की है। सिर्फ लॉ की चाहिए सेम 2500 रुपए की है। अगर आप तीनों को कॉम्बो लेते हो तो 6000 रुपए का आपको तीनों का कॉम्बो मिल जाएगा। कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो, जैसे फाइनेंशियल और CA 4500, जैसे CA और लॉ 4500, जैसे लॉ और FA 4500। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट लेते हो तो 4500। पूरा 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 ग्रुप 1 भी ले सकते हैं टैक्स के साथ। टैक्स हमारे दूसरे टीचर है पढ़ाने वाले, वो पढ़ाएंगे, तो उनके साथ भी आप पूरा ग्रुप दे सकते हैं। अगर आप हमारी क्लास लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर लीजिएगा 85। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो वहां पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और उसके बाद कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो नंबर लिखकर भी कॉल कर सकते हैं, टीम आपसे बात कर लेगी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। तो मर्जी कर लो, उसके बाद व्हाट्सएप कर लो। 10 से 5 कॉल कर लो और उसके बाद व्हाट्सएप कर लो। तो अगर आपको कोई क्लास चाहिए आगे के पर्पज के लिए तो आप ये ले सकते हैं। आइए, और आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी ले सकते हैं। वेबसाइट आपको पता ही है, काफी टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगी, दीपक क्लासेस लिखेंगे गूगल पे तो आ जाएगी आपके पहले नंबर पे। आइए मैं आपको कराने जा रहा हूं आज इंश्योरेंस क्लेम। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। कई बार पेपर में, कई बार क्या हर बार पेपर में आता है, हर बार पेपर में आता ही आता है। और इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। बट दोस्तों, अगर ये चैप्टर अगर आपको करना है तो आपको फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर आना चाहिए जिसमें आपने ट्रेडिंग PNL पढ़ा था, क्योंकि उसका इंपैक्ट इस चैप्टर के अंदर है। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस वो है चीज है जो हम कराते हैं रिस्क को कवर करने के लिए। जब भी कभी किसी बिजनेस के अंदर
कोई रनिंग बिजनेस होता है तो रनिंग बिजनेस के अंदर एक्सीडेंट्स होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने अपने गोडाउन में स्टॉक रखा और स्टॉक रखने के बाद गोडाउन में आग लग गई तो मेरे सारे स्टॉक जल गए। अब मेरे को लॉस हो गया। जितने सारे मान लो मेरा 10 लाख का स्टॉक था, सारा जल गया। तो ऐसे केस के अंदर उस लॉस, ऐसा लॉस ना हो, हमें इतना बड़ा लॉस ना हो। रिस्क तो देखो रहता ही है। आप कहीं पर भी जाओगे, कहीं बाहर निकल रहे हो तब भी रिस्क है। भैया बताओ, बाहर निकलने पे रिस्क नहीं है? कोई गाड़ी आके मार दे तो रिस्क हर जगह है। उस रिस्क को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। इसलिए ये चैप्टर पड़ा इंश्योरेंस क्लेम। अब इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली करना क्या है वो समझते हैं। देखिए, जब भी कोई बिजनेस हम रनिंग कर रहे हैं तो वहां पर एक्सीडेंटल एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, जैसे कि चोरी, आग लगना, नेचुरल क्लाइमेट, स्ट्राइक हो जाते हैं, लेबर की स्ट्राइक हो जाती है, कुछ टाइम के लिए कंपनी बंद हो जाती है, उसको लॉकआउट कहते हैं। तो ऐसे केस के अंदर हमारा लॉस हो जाता है काफी चीजों का। स्टॉक का लॉस हो जाता है और प्रॉफिट का भी लॉस हो जाता है। भाई जब कंपनी में स्ट्राइक लग गई, लेबर स्ट्राइक पे चले गए सारे, तो कंपनी नहीं चलेगी तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। और अगर आग लग जाए, नेचुरल क्लाइमेट आ जाए, चोरी हो जाए तो स्टॉक का लॉस हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर इस लॉस को कवर करने के लिए कंपनी अपने स्टॉक्स का, अपने प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा लेती है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और वो प्रीमियम हमें देना होता है, उससे हमें क्लेम मिलता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना ये है कि जब हम इंश्योरेंस करा देंगे और हमारी स्टॉक लॉस हो जाएगा तो उस लॉस ऑफ स्टॉक के केस के अंदर हमें क्लेम कितना मिलेगा। क्या बोल रहा हूं? क्लेम कितना मिलेगा। इंश्योरेंस आपने करा लिया, गुड्स भी आपके जल गए। कहानी पता कहां से चालू हो रही है इस चैप्टर की? कि मैं इंश्योरेंस करा चुका हूं, मुझे इंश्योरेंस नहीं कराना, मैं करा चुका हूं इंश्योरेंस। मेरे स्टॉक जो थे उनमें आग लग चुकी है, चोरी हो चुके हैं, नेचुरल क्लाइमेट की वजह से हो चुका है, तो मेरा स्टॉक का लॉस हो चुका है। अब ये स्टॉक का जो लॉस हुआ, इसमें इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना क्लेम देगी, यहां है ये चैप्टर। तो चैप्टर का बेस आप समझिए ध्यान से। तो चैप्टर हमें क्या करना है कि कितना क्लेम हमारे स्टॉक जो लॉस हो गए उसका कितना क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलेगा, तो वो क्लेम निकालना इस चैप्टर का मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है। आइए दोस्तों, तो इंश्योरेंस क्लेम के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक और एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट दो पार्ट में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज देखते हैं कि लॉस ऑफ स्टॉक हम स्टार्ट करेंगे और उसमें कितना हम चीजें कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी चलेंगे। जैसे कि मैंने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पेड क्लास में लिखवाया था, स्टूडेंट के नोट्स है जो मैंने पेड क्लास में बनाया, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं काफी बार। As a result that the asset of the business and mainly stock of the goods destroy partially wholly, जब आग लग जाती है, जब स्टॉक हो जाता है, जब आग लग जाती है, चोरी हो जाती है नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, हमारे जो स्टॉक है, गुड्स के स्टॉक जो है जो गोडाउन में रखे हुए हैं वो पार्सली या फिर होली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ऐसी चीज के लिए हम इस लॉस के लिए हम क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को क्या करते हैं, प्रीमियम देते हैं, जिसकी वजह से अगर कल को ये लॉस हो जाए तो कल को हमें उसका क्लेम मिल पाए और हमें इतना लॉस ना हो। तो ये सारा इंट्रोडक्शन मैंने उसी बात पे लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ था, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने उसके साथ शेयर करे थे। जैसे कि एबीसी लिमिटेड है, वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है इंश्योरेंस कंपनी को, ईयरली भी कर सकती है और क्वार्टरली भी कर सकती है अपने एसेट्स के लिए। अगर गुड्स और एसेट में कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो कंपनी उसको क्या करेगी, क्लेम देगी। इस तरीके से मैंने कुछ बेसिक बातें समझाई थी। इंट्रोडक्शन पार्ट है जो मैंने एक लाइन में आपको समझाया, पूरा पूरा इंट्रोडक्शन। कहानी ये नहीं है, प्रॉब्लम कहानी ये है कि हमें जो पार्ट है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया ना, वही चीजें डिटेल में कर रखी थी मैंने क्लास के अंदर। तो इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही है कि भाई जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि कल को अगर हमारे स्टॉक का लॉस हो जाता है, कल को हमारी एसेट्स का लॉस हो जाता है या फिर हमें प्रॉफिट का लॉस हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस में कितना क्लेम हमें देगी। तो हमें वो क्लेम निकालना है इस चैप्टर के अंदर ऑन द डिफरेंट पार्ट बोले तो कि अगर स्टॉक का लॉस हो जाए या एसेट का लॉस हो जाए तो उस केस के अंदर हम क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, और अगर प्रॉफिट का लॉस हो जाए तो उस केस के अंदर हम कैसे क्लेम कैलकुलेट किया जाए। तो ये दो पार्ट में इस चैप्टर को बांटा गया है। तो पहला पार्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो पहला पार्ट में हमें क्या करना है, लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में देख रहे हैं। कहता है एनी लॉस ऑफ स्टॉक डायरेक्टली अफेक्ट द सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। If the stock record and stock destroy, it become difficult to ascertain the amount of stock loss। कहता है ऐसा लॉस ऑफ स्टॉक जो आपको सोल्वेंसी पे इफेक्ट करे। भाई आपको इतना बड़ा लॉस हो गया कि आप सोल्वेंट थे, आप ऐसे पर्सन थे जो सोल्वेंट होते हैं। सोल्वेंट कौन होते हैं,
वो पर्सन जो अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए कैपेबल है, उसको सोल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट थे, लॉस हुआ 10 लाख के स्टॉक का, इंश्योरेंस नहीं कराया था, अब इंसॉल्वेंट हो गए, बर्बाद हो गए बेचारे। तो ऐसा लॉस स्टॉक, ऐसा लॉस ऑफ स्टॉक जो आपकी सोल्वेंसी को अफेक्ट कर दे, बिजनेस की सोल्वेंसी को इफेक्ट कर दे कि भाई बिजनेस तो सोल्वेंट था, वो इंसॉल्वेंट बन गया इस लॉस की वजह से, इसलिए इंश्योरेंस ले लो। ठीक है जी। अब देखिए क्लेम कैसे निकाला जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने कई सारे एग्जांपल अपने पेड लेक्चर के अंदर कराए थे, वही एग्जांपल से डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था स्टॉक इन गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर आपके पास है 10 लाख रुपए का, सैल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स 2 लाख रुपए का है। पहले तो मतलब समझो कि देखिए जब जिस दिन आग लगी गोडाउन में, उस दिन गुड्स कितने के थे, गोडाउन में गुड्स कितने के पड़े थे, 10 लाख के पड़े थे। इसके बाद कहता है सैल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स। अब ये सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, देखो साइड में भी लिखवाया था, कितने गुड्स जलने से बच गए, कितने गुड्स जलने से बच गए। स्टूडेंट की राइटिंग थोड़ी अलग है, जलने नहीं समझ नहीं आ रहा, मैं बता देता हूं, कितने गुड्स जलने से बच गए। भाई जिस दिन गोडाउन में आग लग गई थी, उस दिन गोडाउन में 10 लाख के गुड्स पड़े थे, इसमें से 2 लाख के गुड्स जलने से बच गए। तो कितने गुड्स जल गए भैया, 8 लाख के गुड्स जल गए। और आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी वो अप टू 6 लाख के गुड्स की इंश्योरेंस पॉलिसी ली। अब अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूं 6 लाख तक की वैल्यू का, तो क्लेम भी तो 6 लाख तक की वैल्यू का मिलेगा। अब गुड्स 8 के जले या 10 के जले, पैसा तो 6 ही मिलेगा। सिंपल सी बात है, जितने का आप रिस्क का कवरेज लोगे उतने ही तो रिस्क कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो 10 लाख के गुड्स पड़े थे जिस दिन आग लगी, 2 लाख के गुड्स जलने से बच गए, उसको सैल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स कहते हैं, जो जलने से बच गए। 8 लाख के जल गए थे। अब 8 लाख के जल गए तो पॉलिसी वैल्यू कितनी है जी, 6 लाख रुपए। मैंने 6 लाख तक का कवर लिया हुआ है। कहता है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक निकालो अंडर जर्नल क्लॉज, अंडर एवरेज क्लॉज। तो दोनों ही तरीके से हमें क्लॉज निकालना है। जनरल क्लॉज से हम कैसे क्लेम निकालेंगे, कितना लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम मिलेगा, और एवरेज से कितना मिलेगा, ये दोनों, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा है, आंसर मैं आपको अभी सब बताता हूं। आंसर के लिए हम इसमें करेंगे। ठीक है जी, एक एग्जांपल है जो आपको बता रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जर्नल क्लॉज। एक बार आप जल्दी से क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए, फिर मैं आपको आंसर लिखवाता हूं, इसका मतलब समझाता हूं क्या करना। चलिए जी, देख लिया आपने, चलो आ जाओ। जनरल क्लॉज से हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल है। जनरल क्लॉज कहता है कि देखिए पहले तो आप ये बताओ कि आपको नेट लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ। अब नेट लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई हमारे गोडाउन में कितने के पड़े थे और कितने हमारे बच गए गुड्स। तो हम कहेंगे भैया 8 लाख का हमारा नेट लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। फिर आप देखना भैया पॉलिसी वैल्यू कितनी है, पॉलिसी वैल्यू कितनी है, पॉलिसी वैल्यू है सर 6 लाख। 6 लाख का मतलब क्या हुआ कि 6 लाख तक का मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ था। कहता है इन दोनों में से जो लोअर होगा ना, उतने का क्लेम मिलेगा जनरल क्लॉज के अंदर। तो क्लेम कितना मिलेगा, 6 लाख का, जो लोअर होगा 6 लाख का क्लेम मिलेगा। बस सिंपल सा कहता है जनरल क्लॉज। जनरल क्लॉज कहता है कि पहले तो आप निकालो नेट लॉस ऑफ स्टॉक। उसको निकालने के लिए आपको चाहिए कि भाई टोटल गुड्स कितने पड़े थे गोडाउन में और कितने का हमारे को बच गया गुड्स। तो 10 लाख के गुड्स थे, 2 लाख बच गए, तो 8 लाख के हमारे पास बचता है नेट लॉस ऑफ स्टॉक। इसमें हमने पॉलिसी कितने की ली थी, 6 लाख की ली थी। तो जो इन दोनों में से कम होगा, नेट लॉस ऑफ स्टॉक और पॉलिसी वैल्यू से जो लोअर होगा, उतने का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी। जनरल क्लॉज। अब आपके पास आता है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज में हम निकालते हैं रेशियो। एवरेज क्लॉज में हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं, तो इसमें सिंपल है। कहता है जी क्लेम निकालने के लिए आप ये बताओ कि आपने कितने की पॉलिसी ली थी। हमने कहा 6 लाख की पॉलिसी ली थी। अब ये 6 लाख की जो पॉलिसी ली थी उसमें कितने टोटल गुड्स की कितनी ली थी, मतलब बेसिकली टोटल कितने गुड्स पे 6 लाख की पॉलिसी ली थी। हमने कहा 10 लाख के गुड्स पे 6 लाख की पॉलिसी ली थी। मतलब हमारे गोडाउन में 10 लाख के गुड्स पड़े थे, जिसमें से उस 10 लाख के गुड्स में हमने 6 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है। तो कहता है अगर 10 लाख के गुड्स में 6 लाख की पॉलिसी है, तो भैया 6 लाख रुपए तो तब मिलेंगे ना जब 10 लाख के गुड्स जल जाएंगे। एवरेज क्लॉज ये कहता है। एवरेज क्लॉज कहता है कि अगर 10 लाख के गुड्स पूरे जल जाएंगे तब हम आपको 6 लाख रुपए देंगे, और गुड्स 10 लाख के नहीं जले, तो जब 10 लाख के गुड्स जले ही नहीं तो हम 6 लाख क्यों देंगे भाई आपको। समझ में आ रहा है कि भाई मेरे गोडाउन में 10 लाख के गुड्स पड़े थे, उन 10 लाख का टोटल इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करिए। मैंने 10 लाख के गुड्स जब पूरे जल जाएंगे तब 6 लाख रुपए
इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। पॉलिसी वैल्यू ये कहती है एज पर एवरेज क्लोज। दोनों क्लोज का मतलब अलग है, दोनों क्लोज में करने का तरीका अलग है। जनरल क्लोज में कहता है भाई गुड्स आपके कितने भी जले हो, गुड्स आपके कितने भी जले, जो पॉलिसी वैल्यू होगा उतने तक का ही हम पैसा देंगे। अब ज्यादा के जल गए तब भी 6 लाख देंगे, और अगर गुड्स कम के जले तो 6 लाख नहीं मिलेगा सर, कम ही मिलेगा। जब कम के जले भाई 10 लाख की जगह पर 5 लाख के गुड्स जले होते तो 6 लाख क्यों देगी इंश्योरेंस कंपनी, 5 ही देगी जब जितने के जला है। ये तो लॉजिक है। बट एवरेज क्लोज ऐसा नहीं कहता, कहता है भैया एवरेज क्लोज कहता है भाई 6 लाख की पॉलिसी आपने कराई है वो टोटल 10 लाख की गुड्स की कराई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पूरे 10 लाख के गुड्स जल जाएंगे तब 6 लाख रुपए मिलेंगे, पर पूरे तो नहीं जले ना। कितने जले? 8 लाख। कहता 8 लाख के हिसाब से बताओ कितना होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि 10 लाख के गुड्स जलने पर 6 लाख रुपए मिलते हैं तो 8 लाख के गुड्स जलने पर एक्चुअली में कितने मिलेंगे, ये कहता है एवरेज क्लोज। सिंपल है, बताइए समझ में आया आपको? ठीक है जी, एवरेज क्लोज का सोचने का तरीका अलग है। 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए के रुपए मिलते जब 10 लाख के गुड़ जलते। इसका मतलब हर 1 रुपए के गुड़ जलने पे 0.6 रुपए मिलते, तो 8 लाख रुपए कितने का? 4,80,000 रुपए मिलेंगे। भले आपके गुड्स 8 लाख के जले, 6 लाख नहीं मिलेगा, 480 मिलेगा। एवरेज क्लोज ये कहता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इफ पॉलिसी वैल्यू, अगर पॉलिसी वैल्यू मेरी 9 लाख होती तो आपका आंसर क्या होता? अगर पॉलिसी वैल्यू मेरी 9 लाख रुपए होती तो आपका आंसर क्या होता? जल्दी से निकाल के दिखाइए। पॉलिसी वैल्यू अगर मेरी 9 लाख रुपए होती तो आपका आंसर क्या होता? मतलब ये जो पॉलिसी वैल्यू है ये 9 लाख रुपए होती तो दोनों केस के अंदर आंसर बताइए। जल्दी से निकालो फिर मैं आपको करवाता हूं। चलो यार अभी मैं निकाल देता हूं, अगला वाला एक और पूछूंगा तो वो आप निकालना। पॉलिसी वैल्यू अगर 9 लाख रुपए है तो हम क्या कहेंगे जी? 8 लाख रुपए हमारा नेट लॉस था और 9 लाख रुपए हमारा पॉलिसी वैल्यू है। तो नेट लॉस कितने का है? 8 लाख का, और पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 9 लाख। तो जो लोअर होगा, अब देखो पॉलिसी कराई थी 9 लाख की पर लॉस हुआ सिर्फ 8 लाख का, तो जनरल क्लास कहता है जो लोअर होगा इन दोनों का उतने का देंगे। और आप भी जनरली क्या कहोगे? जनरली क्या मिलेगा आपको? भाई जितने का लॉस हुआ उतने तो मिलेगा। 8 लाख रुपए का लॉस हुआ, 9 लाख रुपए का पॉलिसी करा रखी है तो 8 ही मिलेंगे। अच्छा 10 लाख का लॉस हो जाता है और 9 लाख की पॉलिसी कराते तो 9 ही मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम पॉलिसी इतनी की मिलेगी। जबकि इस वाले में क्या होता? इस वाले में ये होता कि अगर हमें क्लेम निकालना है तो हम ऐसे निकालते कि देखो 9 लाख रुपए हमने पॉलिसी कराई 10 लाख के गुड्स पर, तो 8 लाख के गुड्स पे कितना मिलेगा हमें? सिंपल ये दिखाओगे। 10 लाख के अगर गुड्स जल जाते तो 9 लाख रुपए मिलते, तो 8 लाख के ही जले तो 9 नहीं मिलेंगे, 9 से कम मिलेंगे। तो कितना आएगा भाई? 9 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 7,20,000 रुपए में मिलेंगे। 7,20,000 रुपए मिलेंगे। क्लियर हो गया जी? समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा अगर मैं क्वेश्चन कहूं इफ पॉलिसी वैल्यू 12 लाख रुपए, इफ पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 12 लाख रुपए। अगर पॉलिसी वैल्यू आपकी 12 लाख रुपए तो ऐसे केस के अंदर आप क्या निकालोगे? दोनों निकालो, जनरल और एवरेज क्लोज दोनों का बताइए आप। अब तो ये करो आप, ये रहा मेरा जनरल क्लोज और ये मेरा एवरेज क्लोज। जनरल क्लोज में निकाल देता हूं। देखो नेट लॉस ऑफ स्टॉक कितना था? नेट लॉस ऑफ स्टॉक था 8 लाख रुपए का। 8 लाख के गुड जले और हमने पॉलिसी हमारी वैल्यू कितनी है? 12 लाख रुपए। तो कितना मिलेगा बताओ? सिंपल भाई जो लोअर होगा वो मिलेगा, मतलब 8 लाख का आपको क्लेम मिलेगा। तब जितना आपका एक्चुअल लोअर है चाहे पॉलिसी ज्यादा की उतना। मैं ये चाहता हूं कि आप ये निकाल के दिखाओ कि एक्चुअल क्लेम कितना आएगा। ये चाहता हूं ये निकाल के दिखा दो आप। निकालिए दोस्त, जल्दी से निकालिए। आपने कहा होगा देखो 12 लाख की मैंने पॉलिसी ली, 10 लाख के गुड्स जल गए और 10 लाख के टोटल गुड्स में 12 लाख की पॉलिसी ले रखी है। मतलब अगर पूरे 10 लाख रुपए के गुड्स जल जाएंगे तो 12 लाख मिलेंगे, है ना? तो 8 लाख पे कितना? 8 लाख की तो जले एक्चुअल में, तो आपने कैलकुलेट करा। आपने कहा 12 लाख रुपए की पॉलिसी वैल्यू है, 10 लाख के है, 8 लाख के हिसाब से कितना आ गया? 9,60,000 रुपए। 9,60,000 रुपए। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, मेरे गुड्स जले कितने के? 8 लाख के। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे 8 लाख के गुड्स के बदले में 9,60,000 रुपए देगी क्या? भाई मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई मेरे गोडाउन में 8 लाख रुपए के गुड्स जल गए। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है ले लो 9,60,000 पकड़ो। ऐसा थोड़ी होता है। इंश्योरेंस क्लेम जो क्लेम मिलता है वो कभी भी लॉस जितना होता है एक्चुअल लॉस उससे ज्यादा नहीं मिलता, चाहे आपने कितने की ही पॉलिसी ले रखी है। ये कॉन्सेप्ट समझाने का पर्पस ही यही था।
इधर देखो, इस वाले में क्या था, इस वाले में 7,20,000 था और लॉस कितने का होता है 8 लाख। मैं इंश्योरेंस कंपनी को कहूंगा 8 लाख का लॉस हुआ है मेरा, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी 7,20,000 पकड़ो, तो चलता है ना। ये तो कम हो सकती है इंश्योरेंस को क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कम हो सकता है लॉस से, उसके बराबर हो सकता है, कभी उससे एक्सीड नहीं करेगा। इसलिए कभी ऐसा आ जाए ना इंश्योरेंस क्लेम जितने का लॉस हो उससे क्लेम एक्सीड कर रहा है तो गलत है सर। मैक्सिमम क्लेम हम, मैक्सिमम जो क्लेम होगा वो 8 लाख ही देंगे अप टू द लॉस। 8 लाख देंगे या उससे कम देंगे, 8 लाख हो सकता है या उससे कम हो सकता है, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगा। ये समझाना था इस कॉन्सेप्ट। खत्म हो गया, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म। आ जाओ अब आगे। रिवीजन का मतलब ही यही होता है, जो मैंने ये पूरी 2-3 क्लास में कराया हुआ है ना सर, वो मैंने आपको एक 15-20 मिनट में करा दिया सब। मैंने 2-3 क्लास लगा लगा के कराया था, ये 15-20। अब देखो ये यार, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको जो आपको ध्यान देना है, कभी भी क्वेश्चन के अंदर सैल्वेज वैल्यू नहीं दे रही। सैल्वेज वैल्यू मतलब जो गुड्स जलने से बच गए वो नहीं दे रही, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सारे गुड जल गए। तो अगर क्वेश्चन के अंदर सैल्वेज वैल्यू नहीं दे रही की तो एज्यूम करेंगे सारे गुड जल गए। ये नोट भी लिखवाया था स्टूडेंट, देखो लिखा भी है, बहुत प्यारी स्टूडेंट है। अगर क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू गिवन नहीं है तो ये एज्यूम करेंगे कि कोई भी गुड्स नहीं बचे हैं, सारे जल गए हैं। ये बातें मैंने लिखवाई थी और स्टूडेंट ऐसे हिंदी में लिखता है। बहुत बढ़िया नोट्स, तभी तो मैंने उससे मांगे कि यार अपने नोट्स दो आप। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक गिवन ऑन द डेट ऑफ फायर। अब मुझे क्या पड़ेगा कि फायर वाले दिन में कितने गुड्स पड़े थे मेरे गोडाउन में। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट जब मिडल ऑफ द ईयर में बनाते हैं ना उसको मेमोरेंडम कहते हैं। वैसे तो ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है दोस्तों, साल के एंड में, पर कभी भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपको मिडल ऑफ द ईयर में बनाना पड़े उसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपको, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाओगे टिल द डेट ऑफ फायर बनाना पड़ेगा, और जिस दिन आग लगी उस दिन कितने गुड्स पड़े थे, ठीक है ना। इसे लिखा है कि फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल या 1 जनवरी, चाहे जनवरी से चालू कर लो चाहे अप्रैल से, पर टिल द डेट ऑफ फायर होगा, ना कि 31 मार्च यानी 31 दिसंबर, फायर वाले दिन तक बनाया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट वैसे का वैसे ही है जैसे बनता है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर सेल, रिटर्न, सेल ऑन अप्रूवल और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कि कंसाइनमेंट में कितने स्टॉक बच गए, जो कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन होती है ना वो अलग, वहां स्टॉक कितने बच गए वो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे गोडाउन में कितने गुड्स, कंसाइनमेंट स्टॉक का मतलब क्या है, कंसाइनी के पास पड़ा है स्टॉक, इसलिए कंसाइनमेंट चैप्टर पहले करा चुका हूं ना। तो कंसाइनी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, अब कंसाइनी के पास स्टॉक पड़ा है तो वो वहां जलेंगे तो बात है ना। गोडाउन में आग, आग हमारे गोडाउन में लगी है सर, आग जो लगी है वो या चोरी हुआ है वो हमारे गोडाउन में, तो हमारे गोडाउन में कितने गुड्स पड़े थे ये बताएगा क्लोजिंग स्टॉक। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो आपको ये क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा, और जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल जाओगे तो पता चल जाएगा कितने गुड्स हमारे गोडाउन में पड़े थे, फिर वो बता देगा क्वेश्चन में कितने चले हैं, फिर एवरेज या जनरल क्लोज लगा के निकाल लेना। सिंपल है या नहीं है बताइए। अच्छा ये निकालने के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए होगा ना सर, देखो ना, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो या क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो, दोनों में से एक ही तो निकालोगे एक पॉइंट पर। तो इसलिए कहता है कि भाई अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना ये, तो आपको प्रॉफिट यहां पर डालना होगा, और प्रॉफिट का आपको हिंट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि सेल का कितने परसेंट है या कॉस्ट का कितने परसेंट है, क्योंकि जब प्रॉफिट गिवन होगा तभी यहाँ का टोटल करके वो तीनों माइनस करके तब आएगा बैलेंसिंग। होप आप ये बात समझ रहे होंगे, ये सिंपल सी चीजें हैं जो अब आप रिवीजन में क्लियरली समझ रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर कितना होगा, ये आपके पास गोडाउन में कितने स्टॉक पड़े थे ऑन द डेट ऑफ फायर, वो इतना अमाउंट आता है यहाँ पर। क्या आपको बात समझ में आ गई दोस्त, क्लियर हो गया, चलिए क्लियर होगा जी, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद अगला आ जाओ, कहता है ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स। अब दो टाइप के गुड्स हो गए, एबनॉर्मल गुड्स और नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स में फर्क क्या है, देखिए नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, अगर सेलिंग प्राइस हमने 100 रुपए रखा है तो कस्टमर आल्सो वांट टू टेक द गुड्स इन अ सेम प्राइस। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सेम प्राइस पर हम खरीदने को रेडी है। भैया नॉर्मल गुड्स क्या है, मेरा एक पेन है, जो पेन आप दुकान से लेने जाते हो, पेन आपको बस आपके पास पड़ा है भाई, भाई आप पेन कोई दुकान से लेना चाहते हो, आप गए दुकान पे और उसने दुकान वाले ने कहा कि भाई ये पेन जो है वो 10 रुपए का है, आप उसको 10 रुपए देने के रेडी हो ना, कि जब आप पेन देखते हो कि सब कुछ सही है, दिक्कत तो चल के रहा है, 10 रुपए का पेन 10 रुपए मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। पर आपने देखा कि भाई एक पेन है और उस पेन का ना कैप नहीं, या पेन का ऊपर से टूट रखा है, तो आप 10 रुपए का पेन 10 रुपए नहीं दोगे भाई, उसको बोलोगे भैया ये तो टूटा हुआ है कुछ तो कम करो, वो बोलते हैं एबनॉर्मल गुड्स। एबनॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पर कस्टमर सेलिंग प्राइस पे नहीं करना चाहता, वो कहता है भैया देखो या तो ये डिफेक्टिव हो गया या आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि डिफेक्टिव और आउटडेटेड हो चुका है तो जितने का सेलिंग प्राइस है उतना तो नहीं दूंगा मैं। कंपनी खुद ही कम कर देती है, जब आउटडेट हो जाता है कंपनी कहती है भाई पुरानी चीजें आप सस्ते में निकाल दो, तो कस्टमर कभी पे नहीं करेगा, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स में कहानी ये,
अब सर इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना वो ये होता है। अब इतना इतना अच्छा स्टूडेंट है, देखो फॉर्मेट तो ये होता है कि किस तरीके से नॉर्मल एब्नॉर्मल गुड्स की ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद की बात करेंगे। बट देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने किस तरीके से लिखा हुआ, जो मैंने बोला है ना हिंदी में, वो यहाँ पर पूरा लिख दिया उसने। सबसे पहले अमाउंट राइट ऑफ करेंगे प्रीवियस ईयर को, एड बैक हो करो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक पे, कहता है पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में हम एड बैक करेंगे वो चीज। फिर कहता है उसके बाद पोर्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गुड्स सोल्ड करे तो उसको टोटल सेल में से माइनस करा जाएगा नॉर्मल सेल निकालने के लिए, क्योंकि भैया देखो टोटल सेल में एबनॉर्मल और नॉर्मल सेल दोनों जुड़ा हुआ है, तो एबनॉर्मल वाला माइनस करेंगे तो नॉर्मल सेल निकल जाएगी आपके पास। आगे का ट्रीटमेंट भी कुछ इस तरीके से, ये तो मैं आपको क्वेश्चन में ही समझा दूंगा दोस्त, जो मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, मैं बस दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट लिखता भी है। अब कई सारे स्टूडेंट लिखते हैं कई नहीं लिखते, तो ये जो लिखते हैं ना उनको समझ में आता है कि अच्छा ये पढ़ाया गया था, तो इसलिए बेनिफिट होता है। तो आप भी कभी क्लास लेते हो तो ये चीजें लिखा करो जो बढ़ाया जाता है। आइए देखो ये मैंने चालू हो गया लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ स्टॉक का तो कॉन्सेप्ट हमने कर दिया, पर वो कॉन्सेप्ट तभी स्ट्रांग हो पाएगा जब हम कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आइए सर मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चंस लॉस ऑफ स्टॉक। निकालो मॉड्यूल, बुक के क्वेश्चन कराऊंगा सर, बुक के। देखिए इंश्योरेंस क्लेम के तो क्वेश्चन नहीं है, पीछे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है, सिर्फ हायर परचेज के। पेज नंबर जब आओगे ना 577, तो वहां पर ज्यादातर कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम हायर परचेज की। आपको पता है मैं पीछे के वो क्वेश्चन करा देता हूँ पहले, जो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं, जिससे क्या होगा कोई स्टूडेंट अगर सेल्फ भी कर रहा है तो वो अपना आप से पीछे के आंसर उसको मिल जाए। तो इसमें मैंने सारे देख लिए, सारे हायर परचेज के क्वेश्चन है, तो हायर परचेज के अंदर इसके 4-5 क्वेश्चन, 2-3 4 या 5 क्वेश्चन करा दूंगा जो मुश्किल मुश्किल है। ठीक है, तो आ जाते हैं इंश्योरेंस क्लेम के अंदर। इंश्योरेंस क्लेम में तो दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा ये है सर, ये एक तो यार आपके पास दिख गया पहला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर भी है इंश्योरेंस क्लेम का। देखिए दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। कौन से? ये इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक के, ये दोनों क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बट इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं करा सकता क्योंकि दिमाग घूम जाएगा आपका। पहले मैं एक ऐसा क्वेश्चन करा देता हूं जिसमें आप आराम से समझ लो चीजों को ना, जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारी चीजें समझ लो। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन, मैंने इस क्लास का 4 क्लास का टारगेट रखा हुआ है, 3 क्लास में लगभग मैं खत्म करा दूंगा एक चैप्टर। तो अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ और दोनों इलस्ट्रेशन है, और उस इलस्ट्रेशन के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें को। ठीक है, फिर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है ना पीछे कंप्रिहेंसिव, वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो अभी मेरा जो पहला इलस्ट्रेशन रहेगा वो फोर्थ रहेगा। फोर्थ एक ऐसा इलस्ट्रेशन है जो आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे देगा। ठीक है, फोर्थ इलस्ट्रेशन ऐसा जो पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको मिल जाएगी।
और 7th इलस्ट्रेशन मैं आपको करा दूंगा, 2 मैं आपको अभी करा दे रहा हूँ और 2 इलस्ट्रेशन अभी करा देता हूँ और 2 क्वेश्चन आपको कल नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, तो आपका ये लॉस ऑफ स्टॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, वो एक ही क्लास का टॉपिक है, एक ही क्लास में रिवीजन हो जाएगा, तो 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। A fire occur in premises of Sri Ji Venkatesh on 1 अप्रैल 2022. A considered part of the stock was destroyed. कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया, स्टॉक सैल्वेज वाज 28,000, आपको पता चल गया इतने गुड्स बच गए हैं। ठीक है जी, वेंकटेश हैड टेकन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 17,10,000 टू कवर द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो 17,10,000 की पॉलिसी ले रही, तो 2 चीज तो हमें मिल गई, सैल्वेज वैल्यू मिल गया, आपके पास पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की पॉलिसी वैल्यू वो मिल गई। एक चीज और चाहिए, कितने गुड्स उस दिन गोडाउन में पड़े थे, अगर ये तो मिल जाए तो जितने गुड्स गोडाउन में पड़े थे उसमें से हम सैल्वेज हटाएंगे तो नेट लॉस आ जाएगा और पॉलिसी वैल्यू दोनों कंपेयर कर लेंगे। अब ये देखना है कि हमसे एवरेज क्लॉज बोल रहा है या जनरल क्लॉज बोल रहा है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द इंश्योरेंस क्लेम विच द कंपनी शुड क्लेम फॉर इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ फायर। पर्टिकुलर डिटेल आपको दे रखी है और अभी तक ये नहीं बताया कि जनरल क्लॉज है या एवरेज क्लॉज है, ये आपको दे रखा है। अच्छा, एक प्रोसेस आपको बता देता हूं, हमें ना पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ता है। इस साल के ट्रेडिंग अकाउंट से हम एक्चुअल स्टॉक निकालते हैं जो हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, और पिछले साल का हम ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना पड़ता है। तो इस साल की ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसकी हेल्प से हम इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाते हैं, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक आ पाएगा। राइट, तो पिछले साल का और इस साल दोनों का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, इसलिए दोनों साल की डिटेल आपको दे रखी है, 2021, 2021, 2022। तो 2021 जो है वो पिछले साल है और 2022 जो है वो हमारा करंट ईयर है। पिछले साल का परचेज सेल दे दी, पिछले साल की परचेज सेल दे दी, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। अच्छा, जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, ये ना, तो ये सब चीजें आपको दे रखी है, अभी काम आएगी ये सारी चीजें। श्री वेंकटेश हैड जून 2021 कंसाइन गुड्स ऑफ 50,000, गुड्स को कंसाइन करा था विच अनफॉर्चुनेटली लॉस इन एक्सीडेंट सिंस देयर वाज नो इंश्योरेंस कवर टेकन, द लॉस हैड बीन बोर्न बाय हिम फुल। तो उसने गुड्स को कंसाइन करा है कंसाइनर को, और एक्सीडेंट लॉस हो गया, मतलब बेसिकली रास्ते में वो लॉस हो गए, सारे गुड्स जल गए और उसका कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया हुआ था, तो कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, सारा लॉस कौन बोर्न करेगा, वेंकटेश बोर्न करेगा। इसके बाद कहता है स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, हर साल के स्टॉक जो होगा, स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एंटिल द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2020 तक एट द बीन वैल्यू एट अ कॉस्ट लेस 10%। कहता है 2020 तक हमने स्टॉक को 10% कम दिखाया है फ्रॉम 2021, और 2021 से however there was a change in the valuation of closing stock which was ascertained by adding a 10% of its cost। कहता है 2020 तक हमने अपने स्टॉक को 10% कम दिखाया, कॉस्ट से 10% कम करके अपने स्टॉक को शो कराया ट्रेडिंग अकाउंट में। 2021 के बाद से हमने अपनी कॉस्ट स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को 10% कॉस्ट से बढ़ाया है, ये चेंजमेंट देखने को बोला है, ये आपके पास एक एडजस्टमेंट टाइप का आ गया है। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला जनरल क्लॉज है या एवरेज क्लॉज, तो जब क्वेश्चन में कहीं नहीं बोले कि जनरल है या एवरेज, तो आपको हमेशा एवरेज क्लॉज को एज्यूम करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है, एज पर हमारे स्टडी मटेरियल की अजम्पशन यही है। जनरल क्लॉज से कभी नहीं करते, बेसिकली एवरेज क्लॉज से हमें सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया तब तो उसी से कर लेना, ठीक है जी। अगर क्लियरली मेंशन नहीं करा है तो फिर एवरेज क्लॉज यूज करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हमें पिछले साल का और इस साल का दोनों का ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करना है। दोनों का ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए मेंटेन करना है कि पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट से हम इस साल का ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और पिछले साल हम क्या कहते हैं अगले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हमारा क्लोजिंग स्टॉक। आइए सर मैं करा देता हूं इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं। ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर, भाई आग कब लगी थी और कब तक लगी थी, आग के बारे में बताओ। 1 जनवरी 2022 से 1/4/2022 तक, 1 जनवरी 2022 से 1/4/2022 तक, मतलब 1 अप्रैल 2022 तक, मतलब 31 मार्च तक हमारी आग लगी थी। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट करंट ईयर का। पिछले साल का तो साल का एंड 31 दिसंबर है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021।
यहाँ पर करंट ईयर का है, फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से 2022 से 31 मार्च 2022 तक, ठीक है ना। इसी पीरियड का प्रेजेंट अकाउंट बनाएगा, इस पीरियड पर आग लगी थी, टिल द डेट ऑफ फायर तक बनाते हैं। फायर कब लग गई थी, अगला साल शुरू कब होगा, पिछले साल कब खत्म हुआ था, 31 दिसंबर को, ठीक है। तो पिछले साल का तो पिछले साल खत्म हो गया। इस साल शुरू कब हुआ, 1 जनवरी को शुरू हुआ और आग लग गई 31 मार्च को, 1 अप्रैल को आग लग गई तो 31 मार्च तक हम बनाएंगे। तो जिस दिन फायर हुआ उस दिन तक, उसके बाद तो गुड्स चले गए, तो इस दिन तक हमारे गुड्स कितने बड़े थे वो निकाला जाए, ठीक है सर। चलिए सबसे पहले आ जाओ, अब एक बात बताओ, सबसे पहले एक चीज बताइए आप एक चीज बताइए सबसे पहले कि भैया देखो, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब जो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का क्लोजिंग होगा नहीं होगा, बिल्कुल सही भाई। जो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल का क्या होगा, क्लोजिंग होगा। क्लोजिंग स्टॉक देखिए, ये हमारा स्टॉक हुआ है 1 जनवरी 2021 को, ये 1 जनवरी 2021 को है, मतलब पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक। और जो करंट ईयर का, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है 31/12/2021, मतलब पिछले साल की डिटेल आपको दे रखी है दोस्त, बात देखिए ध्यान से। हमें ना करंट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक होगा पिछले साल का क्लोजिंग होगा, तो अगर करंट ईयर का ओपनिंग दे रखा है तो वही हमारा पिछले साल का क्लोजिंग है, और अगर पिछले साल का क्लोजिंग दिया हुआ है वो हमारा करंट ईयर का ओपनिंग होगा। तो ये देखो 31 दिसंबर 2021 क्या है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक ये माना जाएगा, ठीक है जी। स्टॉक कौन नहीं कर रहा है, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक 1,44,000। बट होता क्या कहा था 10, कहा था उसने कि 2021 से हमें क्या हुआ कि हम अपनी कॉस्ट में 10% स्टॉक में जोड़ रहे हैं। However, there was a change in the valuation of closing stock, which was ascertain, जो हमने ascertain करा है क्लोजिंग स्टॉक, वो क्या करा है, कॉस्ट में 10% ऐड करके हमने ascertain करा हुआ है। और 2021 से पहले के जो स्टॉक है वो 10% लेस करके करा हुआ है। ये लाइन को समझिए कुछ इस तरीके से, ये मेरा हो गया 1 जनवरी 2020, ठीक है सर। ये हो गया 31 दिसंबर 2020, और जहां 31 दिसंबर 2020 है उसी का अगला दिन होगा 1 जनवरी 2021, और ये हो गया 31 दिसंबर 2021। फिर यहां चालू हुआ 1 जनवरी 2022, और यहां पर 1 जनवरी 31 मार्च 2022, यहां तक का हमें बनाना, मतलब हमारा करंट ईयर ये है सर, ये हमारा करंट ईयर, और ये दोनों प्रीवियस ईयर, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए। देखिए कहता है ये हमें स्टॉक दे रखा है, यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है ये इस पिछले साल का, ये प्रीवियस ईयर है और ये प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर है, ठीक है। इधर क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,42,000 रुपए का, ध्यान देखिए, देखो कहां लिखा हुआ है, 2,42,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया है 31 दिसंबर 2022 21 को, ईरान है 2021, 2,42,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला है, कॉस्ट में 10% ऐड करके निकला हुआ है ये क्लोजिंग स्टॉक। वो कह रहा था ना 2021 के बाद से, मतलब 2021 के बाद से यहां पर कॉस्ट प्लस 10% है, और 2021 से पहले यहां कॉस्ट माइनस 10% है, ऐसी कहा था उसने। ये तो कह रहा था 2021 के बाद कॉस्ट में 10% जोड़कर स्ट्रेटन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और 2021 से पहले। अब बताओ 1 जनवरी 2021 को जो हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो दे रखा है 1 जनवरी 2021 को जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है वो दे रखा है 1,44,000 रुपए, 1,44,000, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कब का है, ये 1 जनवरी का, तो ये सर 31 दिसंबर का, 31 दिसंबर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा ये। अगर ये 1 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक है तो पिछले साल का क्लोजिंग हुआ तभी तो 1 जनवरी का ओपनिंग बना, तो मतलब ये पिछले साल का क्लोजिंग होगा। तो ये 1,44,000 में कॉस्ट में 10% कम करा होगा, अब जाकर 1,44 आया है, क्योंकि देखो 2020 में कॉस्ट में 10% कम हुआ था 2020 में, और 2020 के बाद जब 21 चालू हुआ तो कॉस्ट में 10% जोड़ा गया। तो जो 21 वाला स्टॉक है उसमें तो ये कैसे निकला 2,42, कॉस्ट में 10% जोड़कर निकला। और जो ये 1 जनवरी 2021 है सर, है तो 1 जनवरी 2021 ना, पर 1 जनवरी 2021 कब बना, ओपनिंग स्टॉक तब बनेगा जब पिछले साल का क्लोज, और पिछले साल हमारा था 2020, तो 2020 कंसीडर करते हैं सर इसे, और 2020 को कॉस्ट में 10% कम करके दिखाया गया, मैं कुछ नहीं करता। पहली बात समझ में आ गई। तो जो पिछले जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ये प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक, ये पिछले साल का है, मतलब 2020 का है, इसमें 10% कम करके दिखाया है, और ये इस वाले में ये 2021 का है, 21 के बाद का, इसमें 10% जोड़ कर दिखाया है।
ट्रेडिंग अकाउंट में ना तो 10% कम करके दिखाना है, ना ही जोड़ कर दिखाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में 100% पे दिखाना है। किस पे दिखाना है? 100%। एक बात बताओ, एक चीज आप मुझे बताना, एक चीज आप मुझे बताइएगा, अगर कॉस्ट 100% के बराबर और 10% कम दिखाया है तो मतलब ये 90% के बराबर होगा दोस्त। और अगर कॉस्ट को मैंने 100 माना और ये 10% के बराबर और जोड़ा है तो ये मतलब ये आपके 110% के बराबर होगा। ये क्लियर होगी आपकी बात? मतलब 1,40,000 या 90% के बराबर है तो मुझे इसको 100 में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा कॉस्ट पर आना चाहिए, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। और ये 110 पे दिख रहा होगा क्योंकि कॉस्ट में 10% जोड़ा है तो मतलब इसको 100 पे करना पड़ेगा। तो करना कैसे है, इधर देखो करना कैसे है। सबसे पहले यहां पर लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक। ये आपको दे रखी है सर कॉस्ट 1,44,000 रुपए, ये 90% के बराबर है तो 90 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 100 के बराबर। और यहां पर दे रखी है, यहां तो लिख दो बाई सेल, यहां लिख दो बाई क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है इधर? इधर दे रखा है 2,42,000 रुपए। अच्छा ये 2,42,000 110 के बराबर है, राइट। हमने क्या करा, इसको 100 के बराबर लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 110 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई। क्या आपको समझ में आ गया दोस्त? क्लियर हो गया? ये परचेज यहां पर आ जाएगा, वहां सेल आ जाएगा। अच्छा जो परचेज मुझे दे रखा है उसमें रिटर्न है क्या? नहीं। सेल में रिटर्न है? नहीं। मुझे किसी में ना तो परचेज में दे रखा है ना सेल में रिटर्न दे रखा है। तो परचेज आपको पिछले साल की दे रखी है 9,38,000 और आपको सेल दे रखी है 11,60,000 पे आपको सेल दे रखी है। निकाल लो सर, 1,44,000 90 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना? 1,60,000 और 2,42,000 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 2,20,000। बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, याद है ना लॉस हो गया था, लॉस ऑन एक्सीडेंट। इससे हमारे गुड्स कम होंगे ना, गुड्स बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। 50,000 के गुड्स हमारे इससे भी कम होंगे। ठीक है जी, यहां डाल दो वेजिस, ये भी दे रखा है पिछले साल का वेजिस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजिस 2021 का है 1,00,000 रुपए। अब यहां निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। पिछले साल का हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करा। क्यों कैलकुलेट करा अभी रीजन समझ में आ जाएगा आपको, अगले साल के प्रॉफिट कैलकुलेशन निकालने के लिए। देखो 11,60,000, 2,20,000, 50,000, यह आ जाएगा 14,30,000, 14,30,000। माइनस करेंगे 9,38,000, माइनस करेंगे 1,00,000 और माइनस करेंगे 1,60,000 तो ग्रोस प्रॉफिट आया 2,32,000। इतना कर लो पहले। ये हो गया पिछले साल का ट्रेडिंग। भाई पिछले साल का ट्रेडिंग क्यों बना रहा हूं मैं अभी उसका रीजन आपको दूंगा। ठीक है जी, चलिए अब आ जाते हैं करंट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में। यार ये तो पिछले साल के नहीं करंट का बना दिया मैंने। एक काम करता हूँ, इधर हटा देता हूँ। एक पिछले साल का ये है हमारा करंट ईयर का बना, फ्रॉम 1 जनवरी से 31 मार्च 2022। अच्छा एक चीज और बताइए, जो इस साल का क्लोजिंग होगा 2021 का, तो ओपनिंग होगा अगले साल का। बात सही है? जो इस साल का क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग होगा। कर सकता हूं मैं? ये जो हमारा पिछले साल का क्लोजिंग था, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग माना जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 2,20,000, टू परचेजेस, टू वेजेस, ये सब हमें डायरेक्टली दे रखा है अप टू द डेट ऑफ फायर। अप टू द डेट ऑफ फायर हमें डायरेक्टली दे रखा है। देखो 2022 1 अप्रैल तक दे रखा है। 1,82 और 24 लाख की सेल है। 1,82,000 और 22 सेल कर लेंगे 24 लाख की। कोई मेहनत नहीं करनी,
वेजेस दे दो, वेजेस अप टू द डेट ऑफ हायर भी दे रखा है 1,80,000, 1,80,000 रुपए दे रखा है। अब दोस्त मुझे यहाँ पर निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, और ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। अभी बैलेंसिंग फिगर से कैसे निकलेगा भाई, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर से तो निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सर। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, मुझे क्या पता कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे, कि जो स्टॉक मेरे गोडाउन में पड़ा था अगर वो मुझे पता चल जाता तो मैं उस अप टू द डेट ऑफ फायर प्रॉफिट निकाला। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो ना भाई, आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हो, प्रैक्टिकली कैसे निकलता हो क्लोजिंग स्टॉक। भाई जो गोडाउन का जो स्टॉक मैनेजर है वो गोडाउन पे जाता होगा और फिजिकली गिनता होगा गुड्स को, और बताता होगा इतने की गुड्स मेरे गोडाउन में पड़े, तो यहाँ डालते होंगे ना। अब जब वो गोडाउन में जाएगा तो गोडाउन में तो आग लगी, गुड्स तो सारे जल गए, तो वो तो निकाल ही नहीं सकता कभी क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आता तो ग्रोस प्रॉफिट निकालता। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, ये तो जल चुके। अब जो स्टॉक मैनेजर है वो कैसे जाएगा गुड्स चेक करने फिजिकली, वो जल चुका है पूरा का पूरा। तो अभी कितना गुड्स स्टॉक तुम्हारा पड़ा हुआ था ये निकालने के लिए मुझे ग्रोस प्रॉफिट चाहिए होगा। अब इंस्टीट्यूट कहता है, इंस्टीट्यूट भी नहीं है, लॉजिक भी यही है कि भाई हमें कितना पता चलेगा कैसा प्रॉफिट कमाया, कहता वो नहीं पता चलेगा करंट ईयर में अपने कितना प्रॉफिट पाया, क्योंकि बिना क्लोजिंग स्टॉक के आप प्रॉफिट कभी नहीं निकाल सकते। अब ये एज्यूम कर सकते हैं कि पिछले साल जितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया होगा, जितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल कमाया होगा करंट ईयर में, उस पर्टिकुलर डेट पर उतना तो कमाया ही होगा। हमेशा प्रॉफिट इंक्रीजिंग टर्म में होता है ना, कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही तो हर साल प्रॉफिट बढ़ना चाहिए ना। तो एक एजम्पशन लेते हुए चलते हैं, जितना प्रॉफिट हमने पिछले साल कमाया होगा उतना परसेंट तो कमाया ही होगा, एटलीस्ट ज्यादा कमाया होगा तो ठीक है, पर इतना तो कमाया ही होगा, इतना ही ले लो आप। इसलिए पिछले महीने पिछले साल हमने ट्रेडिंग में कितना ग्रोथ प्रॉफिट कमाया था उसको पता होना चाहिए था, इसलिए निकाला वो ट्रेडिंग। तो पिछले साल कितना परसेंट कमाया, वो सेल का कितना परसेंट कमाया वो निकाल लो। तो अगर मैं सेल का कितना परसेंट कमा रहा हूं वो निकाल लेता हूं, जैसे सेल प्रॉफिट टू सेल रेशियो, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट टू सेल रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि आपने प्रॉफिट सेल का कितना परसेंट कमाया, तो ये कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सेल इंटू 100, से सीधे हुए फॉर्मूला। प्रॉफिट आपने किसी साल कितना कमाया भाई, 2,32,000 का प्रॉफिट कमाया, और कितने की सेल पे, 11,60 की। तो मतलब अगर 11,60,000 रुपए की सेल करोगे तो 2,32,000 का आपका ग्रोस प्रॉफिट हो जाता है। तो यार पिछले साल जो कमाया एटलीस्ट उतना तो कमा ही लोगे ना इस साल, इसलिए पिछले साल की परसेंटेज में करंट ईयर के अप्लाई कर देते हैं। तो कितना परसेंट बन गया देखो, 2,32,000 रुपए कमाए 11,60,000 की सेल पे, तो कितना परसेंट बन गया, 20% बना ऑन सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 20% ऑन सेल है जो हमने निकाला। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन सेल है, बस यही परसेंटेज यहां अप्लाई कर दो, 20% ऑन सेल। इतना तो कमाया ही गया होगा, वो रहा जी 24 लाख, 24 लाख का 20%, ये आ गया जी 4,80,000। और इस तरीके से आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। अब समझ में कितने का ट्रेडिंग क्यों बनाया, 2,20,000, 1,82,000, 1,80,000 और 4,80,000। 2,20,000, 1,82 है क्या परचेज, गलत होगी ये तो बहुत ही कम है, 1,82 नहीं, 11,82,000 होना चाहिए। या ये कम होना चाहिए, या तो ये 11,82 होना चाहिए, या तो 2,40,000। गलत कहां पर है अभी पता रहेगा, आंसर देखो, क्योंकि आप समझो ना बहुत ज्यादा नहीं फर्क आ गया भाई, परचेज आप 1,82 कर रहे हो, सेल आप 24 लाख की कर रहे हो, ज्यादा फर्क नहीं, या तो उसमें गड़बड़ है या इसमें गड़बड़ है। एक बार मैं आंसर देखूंगा पता चल जाएगा ना, वैसे तो मैंने क्लास में कराया है, आंसर में देखेंगे 2,40,000 है, 24 नहीं, ठीक है जी, ठीक कर लो, क्योंकि भाई गलत सलत लिखोगे तो हम भी उतना ही लिखेंगे, हमें कौन सा सपने आ रहे हैं। पर हाँ एक लॉजिक लगा के हमने ये तो बता ही लिया कि भैया 2,40,000 हो सकता है सेल, 1,80 से 2,40, 1,82 की परचेज करिए 48 आ जाएगा फिर, ठीक है ना। वो मेरे समझ नहीं आया कि 1,82 की मैंने परचेज करी और 24 लाख की सेल कर दी, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है भाई इतनी सेल दे रहा है। मैं टीचिंग छोड़ रहा हूँ, यही करूंगा पहले तो। ये आ जाए जी 6,30,000 रुपए, 6,30,000 में 2,40,000 माइनस कर दो, ये आ गया जी 3,90,000 रुपए। तो मतलब इतना स्टॉक मेरे गोडाउन में पड़ा था, इतना स्टॉक मेरे गोडाउन में पड़ा था। एक मिनट रुको, एक और गलती है, क्या बोले यार, ये भी 18,000 रुपए है,
भाई मेरी वजह से नहीं हो रही गलती, ये है क्वेश्चन की वजह से, तो मैं दिखा दूंगा अभी आपको, रुको। सेल और वेजेस में गलती है। वेजेस देखो 18,000 दे रखी है ना इधर, ऊपर देखो वेजी 1,80,000 रुपए दे रखी है, मेरी गलती थोड़ी है। 18 लिखो, करो ठीक क्वेश्चन को, क्वेश्चन को बुक में ठीक कर लेना। पिछले सिलेबस में भी गलती दी है मैंने, क्लास में भी आपको बता दिया था इस गलती के बारे में। 2,20,000, 1,82,000, 18,000 और 48,000, भाई 4,68,000। 2,20,000, 1,82,000, 18,000, ठीक है 4,68 में से 2,40,000 माइनस करेंगे, 2,28,000 रुपये आपका आ जाएगा, 4,68,000। खत्म हो गया जी क्वेश्चन। ये देखो इसके बाद हम निकाल लो क्लेम। क्लेम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्लेम के लिए आप सबसे पहले करो कि कितने का आपका लॉस हुआ, नेट लॉस कितने का है, टोटल क्लोजिंग स्टॉक मतलब टोटल कितना गुड्स पड़े थे, और सॉरी 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 पॉलिसी वैल्यू कितने की है, इसके बाद स्टॉक कितना पड़ा था आपके पास, और कितना स्टॉक लॉस हो गया, टोटल स्टॉक कितना पड़ा था और कितना लॉस हो, यही तो मतलब बताया था। देखो पॉलिसी वैल्यू आपके पास है, इसमें भी गड़बड़ लग रही है। पॉलिसी वैल्यू 27 लाख की दे रखी थी, 27 लाख नहीं होगा, 270 होगा, 17,10,000 दे रखा है, 1,71,000 होगी पॉलिसी वैल्यू, 17,10,000 क्योंकि उतने की वैल्यू के तो गुड्स है ही नहीं, 1,71,000 होगी पॉलिसी वैल्यू, 1,71,000 की। टोटल स्टॉक हमारा देखो ना, सुनो टोटल स्टॉक हमारा है कितने का, आप खुद देखो। टोटल स्टॉक हमारे गोडाउन पड़ा है 228 के, आप 228 के बदले में 17 लाख की पॉलिसी कराओगे, नहीं सर, 2,28,000 रुपए टोटल स्टॉक। और कितना स्टॉक लॉस हुआ कैसे निकालते हैं, लॉस स्टॉक, इसके लिए आप देखो टोटल स्टॉक आपके पास कितना है, 2,28,000, उसमें सैलवेज वैल्यू कितनी है 28,000, ये मैं कुछ रुपए दे रखी थी, 2 लाख का हमारे पास नेट लॉस हो गया जो स्टॉक का हुआ। ये आपके पास आंसर है, 1,71,000 डिवाइड बाय 2,28,000 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, 1.5 लाख का आपको क्लेम मिलेगा, 1,50,000 का क्लेम आपके पास, जो क्लेम आपको मिलेगा वो 1.5 लाख का मिलेगा। आंसर देखिए, ये देखो 28 साल पे 2,28,000 है ना, और 1,71,000 होगा, देखो 1.5 लाख का क्लेम। क्वेश्चन में काफी मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है, आंसर ठीक। ये हो गया हमारा जी पहला क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन करा है, एक रिवीजन हो गया होगा ना, आया होगा ना दिमाग के अंदर, हाँ यार अच्छा ये अच्छा ऐसे हमने करा था, अब सारा दिमाग में आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये 2 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, 8 का टारगेट है, और 2 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, जो प्रैक्टिकल वाले हैं वो भी मजा आएगा उसको करने में, और आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़िए सर। A fire occur on the premises of Mr. Bad Luck Trader twice during the accounting year 2021-22, that is on the 1st August 2021, again on 30 November 2021. From the following particular, calculate the claim to be logged in respect of good loss by fire on the aforementioned date. मतलब 2 बार आपके पास हुआ है लॉस, 2 बार आग लगी है, 1 अगस्त 2021 तक लगी, फिर 30 नवंबर को दोबारा आग लगी। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 तक आपका स्टॉक पड़ा था 59,000 का, मतलब पिछले जो क्लोजिंग स्टॉक है ना पिछला का, वो इतना पड़ा था। परचेज जो है वो 1 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त तक इतनी की परचेज थी, फिर 1 सितंबर से 30 नवंबर तक इतनी की परचेज थी, तो दोनों ही डेट ऑफ फायर की परचेज आपको अलग अलग दे रखी है। इसके बाद कहता है 45 द कॉस्टिंग 45,000 वर रिसीव्ड ऑन 10 दिसंबर 2021। परचेजेस 1 सितंबर 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक की हमने टोटल इतनी परचेज करी थी, इसमें से 190 में से 45,000 के गुड्स हमें रिसीव हुए 10 दिसंबर को, और आग लगी थी 30 नवंबर को। मतलब ये जो 45,000 के गुड्स हमें रिसीव नहीं हुए थे ना अप टू 30 नवंबर, ये नहीं चले होंगे। तो कितने चले होंगे भाई, 1,90,000 के हमने खरीदे। खरीदने से मतलब नहीं होता भाई मैं आज गुड्स लाके खरीदूंगा, इसका मतलब ये तो ना है कि जो गुड्स खरीदे मैंने वो जल गए। वो गुड्स जो मैंने आज खरीदे उसमें से कितने मेरे को मिले उस टाइम जो मैंने गोडाउन में रखे और वो जले हैं। तो कह रहा जी 1,90,000 के गुड्स आपने खरीदे, जिसमें 45,000 के गुड्स तो आपको दिसंबर में रिसीव हुए और आग लग गई थी 30 नवंबर को। तो जो 45,000 के गुड्स मुझे रिसीव नहीं हुए थे तो 56 नहीं हुए,
बाद में हुए, जिससे हमारा आग लगने से बच गया। सेल पीरियड आपको दे रखा है अगस्त तक का, 2 बार आग लगी है ना, अगस्त तक का सेल पीरियड दे रखा है और नवंबर तक का दे रखा है, फिर नवंबर तक का सेल पीरियड आपको 2 बच्चे दे रखा है। इट इंक्लूड, अच्छा ये जो नवंबर की सेल है इसमें बता रखा है कि हमने इसको ओल्ड फर्नीचर बेचा 27,000 का, तो गुड्स की सेल नहीं है इसमें, फर्नीचर की सेल भी वो हटा देंगे। कंपनी अर्न स्टडी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2021 के शुरू में 20% प्रॉफिट थे। हाउएवर द सेलिंग प्राइस वर रेज 20% फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने के बाद सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ गया और 20% का ग्रॉस प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ गुड्स सैल्वेज वैल्यू 30,000 दे रखी है 2000 ऑन 31 मार्च, तो 31 अगस्त तक की आग जब लगी थी उसमें 30,000 का सैल्वेज वैल्यू, इतने की गुड्स बच गए थे 31 अगस्त को। 31 अगस्त 2021 को जब आग लगी तो इतने गुड्स बच गए थे और 30 नवंबर को इतने गुड्स बच गए, दोनों की सैल्वेज वैल्यू अलग अलग दे रखी है। द फर्म हैड टेकन आउट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 45,000 रुपए की ऑन 1 अप्रैल 2021 को। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द इंश्योरेंस क्लेम ऑन 31 अगस्त नो एडिशनल प्रीमियम वाज पेड फॉर रिस्टोरिंग इंश्योरेंस पॉलिसी टू द ओरिजिनल अमाउंट, द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज। ये तो बता दिया एवरेज क्लॉज, कह रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 45,000 रुपए की और उसको आगे प्रीमियम पे नहीं करा कंटिन्यू करने के लिए पॉलिसी को, मतलब आगे नो एडिशनल प्रीमियम वाज पेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रीमियम पे ही नहीं करा पाए, जब प्रीमियम पे नहीं करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिस्क का कवरेज नहीं देगी, उसने करा नहीं। ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन था पूरा, अब इसको करते हैं स्टार्ट। चलिए सर तो करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बट एक नई चीज क्वेश्चन के अंदर आती है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है जी, 7वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेट न्यू जीपी रेट, न्यू जीपी रेट। अब न्यू क्यों निकाला, क्योंकि देखो क्या हुआ था बीच में ना सेल प्राइस को 20% से रेज हुआ था नहीं हुआ था, अगर ये चीज नहीं होती तो जो जीपी रेट हमें दे रखा था 20% वही हमारा के लिए एप्लीकेबल हो जाता, बट हमारे को क्या दे रखा है इधर, अब इधर पिछले साल का ट्रेडिंग नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि पिछले साल का ट्रेडिंग तब बनाते हैं जब जीपी रेट हमें गिवन नहीं होता, पर क्वेश्चन में जीपी रेट पहले से गिवन है तो पिछले साल का ट्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। पिछले साल का ट्रेडिंग कब बनाते हैं बताओ, जब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं दिया होता है, तब पिछले साल का प्रॉफिट निकाल के सेल से जीपी रेट निकालते हैं। अब दे रखा है इधर, क्या दे रखा है, कहता है जी ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो 20% इन द बिगिनिंग ऑफ, साल के शुरू में 21% था, पर क्या हुआ ये जीपी रेट जो होता है वो किसका होता है, सेल का 20% होता है, और सेल प्राइस साल के एंड तक बढ़ गई थी, रेज हो गया था 20% से, फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल के महीने से बढ़ गई थी, और मुझे अप्रैल के महीने से ही स्टार्ट करना है ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि अप्रैल से 31 अगस्त तक आग लगी है, क्योंकि साल का शुरू कब हुआ 1 अप्रैल से, है ना। तो सुनना ध्यान से, अप्रैल के महीने से सेल बढ़ गई तो क्या हुआ, पहले हमारा क्या था, सेल प्राइस कितना था, पहले हमारा सेल प्राइस था 100 रुपए, और उसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो था 20। ठीक है जी, पहले सेल प्राइस था ओल्ड, अब क्या हुआ इसमें हमारा क्या हुआ, बढ़ गया, अब जो सेल प्राइस है अप्रैल से 120 हो गया, फ्रॉम अप्रैल ये 120 हो गया, फ्रॉम अप्रैल ये 120 हो गया, क्योंकि सेल प्राइस रेज हो गया है। अब क्या हुआ, सेल प्राइस रेज होने से आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कितने से सेल प्राइस रेज हुआ है, 20 रुपए से रेज हुआ है, इधर देखा ना, 20% से सेल प्राइस रेज हो गया, तो अगर सेलिंग प्राइस 20% से रेज हुआ है तो उस हिसाब से प्रॉफिट भी 20% से बढ़ेगा, प्रॉफिट भी 20% से दोस्त बढ़ेगा। ठीक है सर, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अब देखिए सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ा है, तो 20% से कितना बढ़ा है, 20 रुपए, तो सर आप ऐसा मत कर देना कि 20% से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाओ, 20% से नहीं बढ़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट, 20 रुपीज से बढ़ेगा, रीजन क्या है वह समझिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपए से बढ़ेगा, 40 रुपए हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मैं आपको ये लॉजिक देता हूँ, इसका लॉजिक ये है कि मान लो एक पेन आता है 100 रुपए का, 100 रुपए की कॉस्ट का पेन आता नहीं, एक पेन आता है 80 रुपए की कॉस्ट, ठीक है सर, एक पेन मेरा कितने का बनता है, 80 रुपए का मेरा पेन बनता है, इसमें मैं 20 रुपए का अपना प्रॉफिट जोड़ता हूं और इसको मैं क्या कर देता हूं, 100 रुपए में मैं इसको सेल कर देता हूं। अभी तक मैं ऐसा कर रहा था कि एक पेन को बनाने की कॉस्ट, मान लो एक कैलकुलेटर को बनाने की कॉस्ट मेरी आ रही है 80 रुपए, 30 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ता हूं और 100 रुपए में बेच देता हूं। अब मैनेजमेंट ने डिसाइड करा, ध्यान समझिएगा, अब मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि ये कैलकुलेटर 100 में नहीं 120 में बेचेंगे, तो कैलकुलेटर मैंने अब डिसाइड करा कि 120 में बेचूंगा, ठीक है सर, तो क्या कॉस्ट मेरी चेंज हो जाएगी, नहीं सर, कॉस्ट तो उतनी की जितनी की पहले बन रही थी उतनी की बन रही है, आज भी उतनी की बन रही है, बस डिसाइड ये हुआ है कि सेलिंग प्राइस बढ़ा दो 20% से। अब 20% से सेलिंग प्राइस बढ़ाने से क्या हुआ,
20% से सेलिंग प्राइस बढ़ाने से ये हुआ कि सेलिंग प्राइस जहां 100 रुपए था एक कैलकुलेटर का, अब 120 रुपए हो गया और कॉस्ट मेरी इतनी है, तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट तो बढ़ा होगा। मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ाने का पर्पस क्या है, दो पर्पस होता है, या तो कॉस्ट बढ़ गई उस वजह से सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ा, या फिर प्रॉफिट हमें बढ़ाना है। 20 रुपए से हमारा कुछ नहीं हो रहा भैया, 40 रुपए करो उस प्रॉफिट को, इसलिए हमारा क्या करा, सेलिंग प्राइस को 20% से बढ़ाने से क्या हुआ, सेलिंग प्राइस 120 हो गया। कॉस्ट मेरी वही है, कॉस्ट पहले भी वही थी अब भी वही है, कॉस्ट नहीं बढ़ी, तो जब कॉस्ट नहीं बढ़ी तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कैसे हो, तो प्रॉफिट आपने बढ़ाया होगा, समझ में आ रहा है। इसलिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है 40 हुआ, क्लियर हो गया 40 कैसे हुआ, रीजन समझ में आ गया। क्योंकि आप जब 20 रुपए से सेल प्राइस बढ़ा रहे हो तो भैया प्रॉफिट भी तो 20 रुपए बढ़ा होगा, तभी तो सेल प्राइस बढ़ा। क्योंकि कॉस्ट के बारे में कुछ बातें नहीं दे रखी, इसलिए कॉस्ट का मैं कुछ नहीं बोला, साइलेंट है। क्या यहाँ पर कॉस्ट बता रखी है क्वेश्चन के अंदर की कॉस्ट इतनी थी और अब इतनी हो गई, तो ऐसा बताया होगा कि कॉस्ट 80 थी अब 100 हो गई, तो मैं कहूंगा प्रॉफिट उतना ही रहा। कॉस्ट के बारे में तो कोई इंपैक्ट नहीं है, तो जो कॉस्ट पहले थी वो इतनी है, तो भैया ये 20 रुपए एक्स्ट्रा कैसे बढ़ गए, हमने प्रॉफिट में से बढ़ाए होंगे। लॉजिक अब आपको क्लियर हो गया है। तो अच्छा मैं कह रहा हूं कि 120 रुपए का सेलिंग प्राइस होगा तो 40 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो जीपी रेशियो निकाल लो, नया नया जीपी निकाल लो। जब सेल प्राइस रेज हुआ तो नया जीपी रेशियो क्या, 40 का प्रॉफिट है 120 रुपए में, 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज निकालने के लिए, है ना भाई। 120 की सेल में कितने का प्रॉफिट आ रहा है भैया, 40 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है 120 की सेल में, तो भैया कितना हो गया, 33.33%। ये है सर आपका न्यू जीपी रेट। बात समझ में आ गई भाई। पहले मैं 20 रुपए कमाता था 100 का, अब 100 का 20 रुपए कमाता हूं, अब 120 में 40 कमा रहा हूं, तो भैया 120 में जो अब 40 कमा रहा हूं कितना परसेंट है, देखो 100 का 20 रुपए कमा रहा हूं तो 20% है, ये वाला ओल्ड वाला। अब 120 रुपए में 40 रुपए कमा रहा हूं तो 33.33% हुआ, तो ये आ गया न्यू जीपी रेट। अब आ जाओ दो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन खत्म। पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और ऊपर लिख देना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से 31 अगस्त, ठीक है सर। और बहुत सिंपल है, अब तो कुछ भी नहीं हुआ, जीपीएटी समझना था बस आपको, अब इसमें कुछ बचा नहीं। अमाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर्टिकुलर्स, इसमें जो समझने लायक चीज थी वो जीपी वाला ही था कि कैसे वो प्रॉफिट 40 से बढ़ा, ठीक है। क्योंकि आज में कुछ समझने लायक नहीं है, सब घटिया है। ये हो गया ऑन 1 अप्रैल 2021 अगस्त, अब यहाँ हो गया 1 सितंबर टू 30 नवंबर। अरे मुझे कैसे पता चल रहा है 1 सितंबर, भाई क्वेश्चन में डिटेल इस तरीके से दे रखी है मुझे, 1 अप्रैल से 31 अगस्त, 1 सितंबर से 30 नवंबर, इसलिए मैंने पीरियड ही बताया। अब आ जाओ सबसे पहले अब इसका वाला देख लेते हैं, 1 अप्रैल से 31 अगस्त वाला। और देखो कुछ भी नहीं है, 1 अप्रैल से 31 अगस्त की ओपनिंग स्टॉक कितना है, एक मिनट को, ओपनिंग स्टॉक दे भी रखा है। स्टॉक ऑन 31 मार्च पिछले साल का स्टॉक है, क्योंकि अप्रैल हो जाता नया साल, पिछले साल का स्टॉक आपका दे रखा है इतना, तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 59,000 का। परचेजेस दे रखी है, सेल दे रखी है, परचेजेस दे रखी है आपको, यानी 1 अप्रैल से 3:45 की, और जो सेल दे रखी है सेल दे रखी है वो दे रखी है 4:71, 3:45 की परचेज है और 4,71,000 की सेल आपके पास। इसके बाद देखो आप क्लोजिंग स्टॉक कितना है, अच्छा वो तो निकालना है ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो तो निकालना है, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, वो आपको दे रखा है टीपी, कितना दे रखा है 33.33, एंड तक ले जाना है कैलकुलेटर के ऑफ सेल। सेल आपको क्वेश्चन में की बना 4,71,000, देखो ऐसे करना है 4,71,000 मल्टीप्लाई बाय 33.333, एंड तक ले जाना है एंड देन परसेंटेज दबाना है। ये आ गया 15,000, 1,57,000 आ गया, 156,999 आ रहा ना, तो 1,57,000 आ गया। टोटल करेंगे 157,000, 3,45,000 और 59,000, ये आ गया 5,61,000।
5,61,000 माइनस करेंगे 4,71,000, ये आ गया 90,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके बाद इसका क्लेम निकालो, इधर देखो क्लेम कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो निकालो नेट लॉस। नेट लॉस का मतलब होता है कितने गुड्स गोडाउन में थे, 90,000 रुपए के गुड्स गोडाउन में थे और 30,000 के गुड्स बच गए थे, सैल्वेज वैल्यू जो हो गया बच गए थे, तो 60,000 रुपए के गुड्स हमारे जल गए। अब निकालो क्लेम। क्लेम निकालने के लिए हमें क्या है, कितने की पॉलिसी कराई है, 45,000 रुपए की। अब इसमें नई चीज क्या है वो आपको सिखाना है, इस क्वेश्चन में एक नई चीज है वो सिखाना है। 45,000 की पॉलिसी करा रखी है, क्वेश्चन भी नया है, 2 बार क्वेश्चन भी तो नया टाइप का है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चनों में क्या होता था, सिर्फ एक ही बार आग लगती थी, अब इसमें एक ही साल में 2 बार आग लग रही है, क्वेश्चन भी नया टाइप का है। 45,000 की पॉलिसी करा रही है 60,000 के गुड्स में, ओहो टोटल गुड्स में 90,000 के गुड्स में टोटल में, तो 60,000 में कितने का क्लेम मिलेगा निकाल लो भाई। 45,000 करा रखा है, 90,000 के गुड्स में 60,000 में कितना मिलेगा, 30,000, तो 30,000 का क्लेम मिलेगा किसको, हमको 31 अगस्त तक जो आग लग गई थी उस केस में। ये हो गया जी पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा पार्ट, यहां आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। आज जो 31 तारीख को जो स्टॉक हमारा बच गया था, हमारे पास 31 अगस्त को टोटल कितना स्टॉक पड़ा था गोडाउन में, 90,000, जिसमें से 60,000 का लॉस हो गया था, ठीक है, तो बच कितना गया, 30। तो 31 अगस्त के बाद 31 अगस्त के बाद अगला दिन कौन सा था, 1 सितंबर, और शुरुआत कहां से हो रही है, 1 सितंबर को। 31 अगस्त को 90,000 रुपए के गुड़ थे, अब 90 लिखूंगा यहाँ पर नहीं, क्योंकि 60 के जल गए, तो कितने बच गए, 30, तो 30 लिखा जाएगा। ठीक है सर, कैसा है, समझ में आया, 30,000 कि भैया देखो हमारे पास 1 अगस्त को पड़े थे 90,000 के गुड्स, जिसमें से 60,000 के हमारे लॉस हो गए थे, तो भाई 31 अगस्त को जो गुड्स रिमेनिंग बच गए वो 30 बच गए। इसके बाद परचेजेज यहाँ पर आ जाएगा, परचेजेज के अंदर कुछ डाटा हमें दे रखा है वो हटाना है, और सेल आ जाएगा, इधर भी सेल का कुछ डाटा दे रखा है वो भी हमें हटाना है। तो ये जरा परचेजेज में देखो क्या दे रखी है, परचेजेज में देखिए क्या दे रखा है सर। परचेज के बारे में कह रहा है कि देखिए हमारे पास परचेजेज के बारे में यहाँ पर कहता है कि देखो 225 का, जिसमें 27,000 का फर्नीचर है वो हटा देंगे, तो 2,25,000 रुपए का हमारे पास परचेज है टोटल, जिसमें 27,000 के थे वो फर्नीचर है, तो एसेट को बेचने पे हुआ है, ओह सेल है, तो परचेज के ऊपर दे रखा है 190 में से 45,000 बाद में लगे, ओके बाद में मिले। हमने खरीदी तो 1,90,000 की है परचेज, पर 45,000 में रिसीव नहीं हुए, तो वो जले भी नहीं होंगे, तो हटा दो उसको यहाँ से, तो कितना बच गया भाई, 1,90,000 में से 45,000, तो 1,45,000 यहाँ पर आ गया। आया समझ में, ये बातें बता दी थी अभी मैंने। 1,90,000 के गुड्स हमने खरीदे थे, जिसमें से 45,000 हमें 10 दिसंबर को मिले, तो उस दिन नहीं मिले, तो हमने नेट परचेज कितनी करी, 1,45 की। सेल के बारे में कह रहा है कि भैया देखो 2,25 की सेल है, जिसमें 27,000 फर्नीचर की है, हमें गुड्स की सेल चाहिए होती है, यहाँ पर 2,25,000 में से 27,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो नेट सेल आ जाएगी 2,25,000 में से 27,000 माइनस करने के बाद 1,98,000 रुपए गुड्स की सेल। क्लियर हो गया जी। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 33.33% ऑफ सेल, मेरी सेल 1,98,000, इसका 33.33 निकाल लो, यह आ गया भाई 66,000। अब यहां से एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, 60,000, 1,45,000 और 30,000, यह आ गया 2,41,000, 2,41,000, इसमें से 1,98,000 हटा दो, तो 43,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया, खत्म हो गया जी। बस एक लास्ट चीज आप सोच लो यहाँ पर, ये क्वेश्चन में अच्छा चीज यही है बस लास्ट वाली चीज का। अब मुझे एक बात बताओ, आपका नेट लॉस कितना हुआ, तो हम कहेंगे देखो भाई नेट लॉस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए कि भाई कितना आपका स्टॉक पड़ा था और कितने का आपकी सैलवेज वैल्यू 2,000 रुपए की, तो नेट लॉस आपका हो गया 41,000 रुपए। अब क्लेम निकालने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, क्लेम निकालने के लिए चाहिए पॉलिसी वैल्यू, ठीक है, उसके बाद बताना चाहिए टोटल स्टॉक कितना पड़ा था गोडाउन में, और उसके बाद क्या चाहिए यहाँ पर नेट लॉस ऑफ स्टॉक। दो चीज हमें कोशिश करने की है, बताओ 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में हमारी पॉलिसी वैल्यू कितनी है,
पॉलिसी वैल्यू कितनी है बस ये बता दो आप, यही तो मुश्किल है निकालना पॉलिसी वैल्यू, इसी के बारे में तो समझाना है आपको। देखिए टोटल स्टॉक कितना बड़ा था 43,000 का, ये लिख दिया। कितने का लॉस हुआ 41,000 का, ये लिख दिया। पॉलिसी वैल्यू कितनी है, तो सबसे पहले कह रहा है कि आपके पास सेकंड हाफ में पॉलिसी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो पॉलिसी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास टोटल पॉलिसी वैल्यू कितनी की थी 45,000 की थी, मतलब जो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी वो पूरे साल की ले रखी थी। 45,000 की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी पूरे साल की। इस पूरे साल में मेरे 2 बार गुट जल गए, 1 बार जले, 2 बार जले, 3 बार जले, उससे फर्क नहीं पड़ता, पॉलिसी तो पूरी 45,000 की है ना। कह रहा जी 45,000 की पॉलिसी ले रखी थी जिसमें 30,000 के गुड्स मेरे पहले जल गए थे, 30,000 का क्लेम मैंने पहले ले लिया पहले वाले। अब जब पहले वाले में 30,000 का आपने क्लेम ले लिया है तो अभी भी तो 15,000 का क्लेम लेना बाकी है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? मुझे एक बात बताओ, मैंने अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया था 45,000 का, 31 अगस्त को मेरे कुछ गुड्स जल गए और 30,000 का कंपनी ने मुझे क्लेम दिया, तो 45,000 की पॉलिसी ले रखी है, 30,000 का क्लेम मिल गया तो अभी भी 15,000 का क्लेम मैं ले सकता हूं ना, तो लूंगा सेकंड हाफ में। यही तो लॉजिक है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपको सेकंड वाले हाफ में पॉलिसी वैल्यू निकालनी है तो आप ये बोलो कि प्रोलर पॉलिसी कितनी कराई और पहले आपने हाफ में कितना क्लेम ले लिया था, जो बच गया उसका मतलब ये नेट रिमेनिंग पॉलिसी वैल्यू बच गई जो आप और क्लेम कर सकते हो। तो 43,000 में आप कितना क्लेम कर सकते हो 45,000 रुपए क्लेम कर। अगर 43,000 के गुड्स जल जाते तो 45 क्लेम करते, पर गुड्स उतने नहीं जले, कितने जले 41 के, तो इस हिसाब से कितना मिल जाएगा 15,000 रुपए मिलते हैं। अगर 43,000 के गुड्स जलते तो 41,000 में कितना मिलेगा, क्या आएगा 14,300 2.35, इतने का आपको क्लेम मिलेगा सेकंड वाले हाफ में। लो सर खत्म हो गया जी। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन यही, ये रिवीजन यही खत्म हो जाती है, ये रिवीजन मेरी यही खत्म हो जाती है, इसमें और कुछ नहीं बचा। लॉस ऑफ स्टॉक के मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन करा दिए आपको जो आपको पूरा रिवाइज करवा देता है, पूरा रिवाइज करा देते, ठीक है जी। फिर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन और करा दूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले, जिससे जो सेल्फ स्टडिंग कर रहा होता है उसकी भी थोड़ा ख्याल मुझे रखना पड़ता है, तो उनके लिए मैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कराऊंगा। अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है कराने की, क्योंकि मैंने रिवीजन करा दिया आपको पूरा पूरा। तो उन्हीं बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हीं के लिए मैं वो 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास खत्म होने का मतलब है आपको लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में सारी जानकारी आ गई, सारा वो याद हो गया जो आपने पढ़ा था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उन 2 क्वेश्चन के साथ। एक क्लास एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ आपके लिए, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उन दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले, एंड उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट उस लास्ट क्लास में, और 3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है जी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।